नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पाइवट टेबल में मैक्रो के द्वारा डेटा को रिफ्रेश किया कैसे किया जाता है, सोर्स चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो में अगर सपोज करिए आपके पास एक काफ़ी सारी फाइल्स हैं जिसमें आपको हर बार मैक्रो को ओपन करना है, फाइल को ओपन करना है, बहुत सारी टेबल्स हैं, हर महीने आपका डेटा चेंज होता है और आपको उस टेबल का डेटा रिफ्रेश करना है। अगर वो डेटा टेबल का रिफ्रेश करने में आपका बहुत सारा समय जा रहा है तो ये वाली वीडियो आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा कि हम मैक्रो के थ्रू कैसे डेटा को रिफ्रेश करें। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ में वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं मैक्रो विंडो से कि किस तरह से। तो मैं अपनी मैक्रो विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी विजुअल बेसिक की मैक्रो विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग सम इनिशियल कोड, लाइक कौन सी हमारी वर्कबुक होगी, कौन कौन सी हमारी टेबल्स होंगी, टू जस्ट कट अ शॉर्ट कोड। तो दोस्तों हमने अपना इनिशियल कोड लिख चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है वर्डिम वर्कबुक एज एक वर्कबुक डिफाइन किया है यहाँ पर। देन एक वर्कशीट डिफाइन किया है, साथ में हमने एक पिवट टेबल डिफाइन किया हुआ है, अपना एक ऑब्जेक्ट। इसको हम कैमल पेज में लिख लेते हैं। एंड देन हमने एक रेंज लिया है जिस रेंज को हम पिवट टेबल में हर बार एंटर करने वाले हैं। और एक हमने वर्कबुक का पाथ लिया है जहाँ से जो हमारी वर्कबुक आपकी ओपन होगी, यानी कि हमारी सेम वर्कबुक नहीं है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये वर्कबुक हमारी किसी और लोकेशन पे अवेलेबल है। तो ये जो वर्कबुक अवेलेबल है हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो C12 के अंदर जो हमारा पाथ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वर्कबुक अवेलेबल है। तो बॉट हमारा जो मैक्रो होगा यहाँ से इस फाइल को ओपन करने वाला है। फिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं अपना इनपुट फाइल को एक बार ओपन करके एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। ये दैट्स इट। अभी आप देख सकते हो ये हमारी वर्कबुक की फाइल है, यहाँ पर हमारा डेटा लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो 527 रोज हैं जिसपे ऑलरेडी कुछ पिवट टेबल बनी हुई है। ठीक है। अभी अभी अगर आप इन पिवट टेबल की इसमें तीन आपकी शीट्स हैं, तीनों पे अलग अलग टेबल हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक शीट पे आपकी मल्टीपल टेबल हो, तो आपको ये भी करना हो सकता है कि एक शीट में मल्टीपल टेबल हैं तो आपको हर एक टेबल का डेटा रिफ्रेश करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हर एक टेबल का डेटा रिफ्रेश करना है तो हमें यहाँ पर देख सकते हो ये पिवट टेबल 2 है और डेटा सोर्स में जाके ये मैनुअली आप चेक सकते हो 527 तक आपका डेटा इसने रीड किया हुआ है। हमें क्या करना है, इस डेटा को चेंज करना है, यानी कि ये जो रेंज है यहाँ पर जो ये डेटा लिखा हुआ इसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा को पेस्ट करना है। दैट इज आवर टारगेट। तो हम यहाँ सिमिलरली अगर सब में जाके चेक करोगे तो आपकी जो डेटा रेंज होगी यही है अभी अवेलेबल, राइट। डेटा सोर्स के अंदर देखोगे तो डेटा रेंज है 527 तक है। और यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे डिजाइन में, सॉरी एनालाइज में जाके डेटा सोर्स सभी का एक ही सोर्स है। इसमें देखो ज्यादा है, 527 से ज्यादा है, तो इसको भी मैं 527 कर देता हूँ अभी। 527। ठीक है। तो ये अभी हमारा जो डेटा है वो अभी 527 तक अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हमने कुछ और भी रो ऐड कर दी हैं, अब हमारा डेटा 527 से बढ़कर हो गया है। ये देखिए अब हमारा डेटा है 548 तक। 548। जब इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपका सोर्स नहीं चेंज होगा, यहाँ पे एनालाइज में जाके चेक करोगे आपको या तो मैनुअल जाके यहाँ पर 548 लिखना पड़ेगा, हर एक टेबल पे जाके, हर एक टेबल को जाके। अगर मान के चलो आपके इस टेबल में 20 आपकी मल्टीपल है, या फिर मान के चलो 25 आपकी टेबल्स हैं, तो हर एक को करने में आपको लगेगा काफी सारा टाइम। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैक्रो लिख देते हैं, वो आपका जो डेटा है इसको पूरा डेटा को रीड करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी करंट रीजन क्या है, करंट रीजन के हिसाब से वो आपका जो भी सोर्स का रेंज बनेगा उसको जाके आगे रिप्लेस कर देगा। चलिए ठीक है गाइस। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि अभी हमारे जो डेटा सोर्स की करंट रेंज क्या है।
करंट रेंज पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं करंट रीजन। तो हम यूज करेंगे इसमें करंट रीजन, उसके थ्रू इसको कोड को लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब हमें डिफाइन करना है हमारी रेंज। तो रेंज के हिसाब से जो भी हमारी शीट है, पहले हमें पता करना है कि हमारी कौन सी शीट पे हम क्या करने वाले हैं। वर्कबुक डिफाइन हो गया है हमारा ऑलरेडी, ये हमने फाइल ओपन कर लिया है। अब हमें करना है सेट डब्ल्यू एस इक्वल्स हो गया आपका डब्ल्यू बी डॉट। इस बार हम वर्कबुक्स नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे डब्ल्यू बी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भी लिखोगे आपका मैक्रो एक्सेल लिटिल एडवांस की, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है कि आपका कौन सा वेरिएबल की बात कर रहा है। ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिखिए वर्कबुक डब्ल्यू बी डॉट वर्कशीट्स। अब जो भी आप शीट्स आपको डिफाइन करोगे, सॉरी वर्कशीट, और यहाँ पे आप वर्कशीट का नाम दे सकते हो, जो भी आपकी वर्कशीट का नाम है। अभी के लिए अगर मैं एग्जांपल के लिए इसमें जाऊं, तो हमारी वर्कशीट का नाम है सेल्स डेटा एंड समथिंग दिस। ओके, और राइट, तो हमारा यहाँ पर सेल्स डेटा ये वाली शीट हो गई। अब हम करते हैं रेंज। हमारी जो भी रेंज है, हम कैसे जा रहे हैं, अपनी हियरार्की वाइज जा रहे हैं। पहले हमने वर्कबुक डिफाइन किया, फिर हमने वर्कशीट डिफाइन किया। सिमिलरली हम डिफाइन करने वाले हैं आपकी ये आपकी इनपुट है, यानी कि जो आपका सोर्स वर्कशीट है, ये कौन सी वर्कशीट है, ये आपकी सोर्स वर्कशीट है। तो मैं इसको लिख देता हूँ सोर्स वर्कशीट, वर्कशीट सोर्स, ताकि आपको पता रहे कि डेटा का सोर्स हमारा ये है। थोड़ा सा अलग से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारी वर्कशीट हो गई सोर्स, जिसमें हमारा डेटा, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये बेसिकली आपका एक वेरिएबल है जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हो। तो नेक्स्ट हमारे हियरार्की आएगी, वर्कशीट के बाद आती है आपकी रेंज, कि हमें इसकी रेंज क्या है। जो हमारी सोर्स रेंज है, ओबीजे रेंज, ये आपकी सोर्स रेंज है, तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको लिखना होगा सेट ओबीजे रेंज इक्वल्स टू जो भी हमारी डब्ल्यू एस सोर्स है डॉट रेंज लेना होगा A1, और A1 का आपको लेना होगा करंट रीजन। तो हमारा करंट रीजन लेने के बाद हमारे पास पूरा आपका रेंज अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, कि आज आप अपना और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वॉच लिस्ट कैसे देखते हैं, ठीक है, ये एक टिप्स है इन द बिटवीन ऑफ दिस वीडियो, की वॉच लिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के क्या क्या चाइल्ड्स हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है, और यहाँ पर वर्कशीट भी हो गई है, और हमारी रेंज भी सेट हो गई है। और मैं कंट्रोल जी करता हूँ जस्ट टू चेक द इमीडिएट विंडो। और यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा इसका रेंज डॉट रेंज, तो ये आ जाएगी आपकी डॉट एड्रेस, सॉरी। ठीक है, इसमें दो तरीके के एड्रेस आते हैं, एक तो ये एड्रेस है, और एक है आपका ओबीजे आर एन जी डॉट लोकल एड्रेस, राइट। एड्रेस में एक और एड्रेस आता है, एड्रेस लोकल, ये भी देख कर सकते हो। दोनों में एक ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपका इस तरह से डेटा हो गया। लेकिन जब आप डेटा अपने पिवट टेबल में एंटर करते हो, तो उसका जो टाइप होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। तो उसको पता करने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पिवट टेबल में किस तरह से डेटा लिखा हुआ है। तो इसकी जो रेंज है, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे एनालाइज में जाइए। ये दिस इज टू शो यू कि आप किस तरह से अपनी डेटा डिफाइन कर सकते हो। तो हमारी रेंज का जो नोमेन कल्चर है, वो इस तरह से होना चाहिए कि पहले शीट का नाम है, फिर ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, देन उसके बाद जो रेंज है वो लिखी हुई है, यानी कि ये वाली रेंज जब हमारे 548 करना है, उसके आगे हमें ये भी लिखना होगा। तो हमारी जो वर्कशीट का नाम है वो हम चेक कर सकते हैं। तो डब्ल्यू एस सोर्स डॉट नेम को अगर हम चेक करें, तो हमारी सेल्स डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चल रही है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर देखिएगा आप, तो हमें ये कैसे लिखना होगा। अब लिखते हैं हम आपका एस टी आर, एक और वेरिएबल बना लीजिए आप,
pivot range जितना अच्छी तरह से आप इसको डिफाइन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। नेम को थोड़ा सा सही से आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये किस तरह से आप यूज कर रहे हो। जब नेमिंग कन्वेंशन अगर सही नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसको डिफाइन करिए। हमने str pivot source range जो बनाना है हमें, तो सबसे पहले क्या है, शीट नेम। तो हम करेंगे अपनी ws source डॉट नेम। ओके, सोर्स की स्पेलिंग सही लिखिए, डॉट नेम। देन हमें इसमें कॉन्केटनेट का, कॉन्केटनेट के लिए हमने बताया था एंड सिंबल लगाते हैं यहाँ पर, एंड देन हमें लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, हमारा दो हो गया। उसके बाद सीधा आपको लिखना है रेंज। तो हमारा obj rng डॉट एड्रेस। ऑलराइट, तो अभी हमारा जो रेंज है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि जो हमने ये वाली जो रेंज लिखी थी इसी तरह की रेंज अब आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा। तो ठीक है, अगर चेक कर लेते हैं, अगर हम चाहें तो इसको debug डॉट प्रिंट भी कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पे आप चेक करिए, बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। आप चेक करिए, सेल्स डेटा पेवर सोर्स सेम टू सेम, कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सोर्स अब रेडी है। अब हमें क्या करना है कि हमारी मल्टीपल सीट है तो हमें हर एक सीट पे ये काम करना है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगा देते हैं। हर एक सीट में कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन होंगे हमारी वर्कशीट्स एस। ठीक है, तो WB की जितनी भी वर्कशीट है हमें उस पर काम करना है। हर एक शीट में जाना है, अगर उसके अंदर पिवट टेबल है तो उसमें हमें वर्कशीट पे रेंज लगाना है। ठीक है, तो हर एक वर्कशीट पर हमें ये चेंज करना है, कंसीडरिंग कि आपका सोर्स एक ही है। अगर आपके अलग अलग सोर्स हैं तो आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं कंटेनिंग द केस, लाइक केस वन, केस टू, केस थ्री, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, एंड जो भी नेम के हिसाब से आप उसका जो भी रेंज होगा अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लूप से, हम क्योंकि हमारा सारा सबका रेंज एक ही है, सोर्स एक ही है, तो इसी सोर्स से हम ट्राई करते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, ओके, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर ईच ओबीजे, हम एसएसटी ले रहे हैं यानी कि सारी एसएसटी है, सभी में लेना है, इन इन wb डॉट वर्कशीट्स। अभी यहाँ पर क्या है ना, हम सारी वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे फोर का जो लिखते हैं नेक्स्ट, यानी कि हर एक वर्कशीट पे हमें काम करना है। जो ये हमारा कलेक्शन हो गया, यानी वर्कशीट ये हमारा कलेक्शन हो गया। इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा यहाँ पर, जस्ट टू गेट द इंटेलिजेंस। तो हम क्या लिखते हैं, obj sst एज वर्कशीट। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारी obj sst वर्कशीट हो गई। अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है क्या हमारी वर्कशीट का नाम, हमारी सोर्स जो वर्कशीट है वही है क्या, तो वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं if not worksheet dot name equals to, right, आई मीन obj sst dot name लिखना पड़ेगा ये वाले ऑब्जेक्ट को, का अगर हमारा जो नाम है इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल टू लगा सकते हो, इक्वल्स टू लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ws source dot name, राइट, wb source dot name। देन ओके, यानी कि अगर हमारा जो नाम है इस वर्कशीट का इसके बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर तो ही काम करना है, अदरवाइज ये स्किप कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना कोड। नाउ अभी हमारी जो पीवट टेबल है उनके टेबल के नाम क्या होंगे, हो सकता है अलग अलग है, हमें नहीं पता पीवट टेबल का नाम क्या है। तो इसके अंदर भी हम एक लूप लगा देते हैं कि हर एक पीवट टेबल पे आपका काम करे। तो हम यहाँ लेंगे फॉर ईच, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है पीवट टेबल का
एक रेफरेंस ओबीजे पिवट टेबल, राइट? और ईच, अगेन सेम थिंग है, pivot, अब यहाँ पर भी हम हिरार्की फॉलो कर रहे हैं, राइट? फॉर ईच पिवट टेबल इन ओबीजे एसएसटी डॉट पी पिवट टेबल्स एस, ठीक है? टेबल्स यानी कि एक कलेक्शन है, एंड यहाँ पर लिखना है आपको नेक्स्ट। ये एस का मतलब, ये आपके जब भी आप लूप लगाए तो हमेशा याद रखें कि आप कलेक्शन पर ही लूप लगा रहे हैं। तो हमारे पहले एफ लगाया, फिर हमने इफ कंडीशन लगाया है, यहाँ पर ये देख सकते हो। ओह माय गॉड, इसको हमने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर हमें एंड भी तो लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हुआ तो मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया, तो पहला एक लूप ये लगा, इसके अंदर कंडीशन चेक किया उसने, क्या वो सीट आपकी दोनों का सीट नेम सेम है, तो आपका काम नहीं करेगा। अदरवाइज अगर सेम नहीं है तभी उसमें के अंदर पिवट टेबल प्राप्त ढूंढे, यानी फाइंड करे। अब यहाँ इस पिवट टेबल का आपको सोर्स चेंज कर देना है, बस आपको इतना काम और करना है। यहाँ पे लिखना है ओबीजे पिवट डॉट, अब देखिए सोर्स के लिए कौन सा वाला, ये चेक कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका पिवट टेबल का डेटा यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं हर एक पिवट टेबल पे। अभी हम देखते हैं पिवट टेबल का नाम क्या आ रहा है, ठीक है? तो इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह से पिवट टेबल का नाम आपको। अभी हमें करना पड़ेगा इसका पहले कैचे, राइट? पिवट कैशे बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम टाइप करेंगे व्हाट इज द बेसिकली कैशे ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सेट कीवर्ड कैसे, राइट? I think we don't need to write pivot कैसे, just a simple way। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा wb डॉट pivot कैसे डॉट क्रिएट सोर्स टाइप, जो भी आपकी वर्कबुक है उसका pivot टेबल, ये। एंड देन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेटाबेस, और यहाँ पे लिखना होगा न्यू सोर्स की जगह हम लिख देते हैं जो हमारा सोर्स रेंज है। अच्छा, सोर्स रेंज में है ना, हमें एक रेफरेंस टाइप भी होता है, मे बी एक्सेल रेफरेंस स्टाइल, ये जो होती है आपकी, राइट? ये आपको R1C1 देना पड़ेगा, एक्सेल R1C1, राइट? तो इसको लिखेंगे हम एक्सेल, ओके, एक्सेल रेफरेंस स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ लिखना होगा आपको एक्सेल R1C1। तो ये आप एक बार अगर आप लिख लेते हो तो देन आपका, अच्छा, यहाँ पर ये भी लगाना पड़ता है कॉलम के साथ, ठीक है? तो एक्सेल रेफरेंस स्टाइल, ये भाई आई एम नॉट गेटिंग दिस करेक्टली, ओके, दैट्स करेक्ट। तो एक्सेल रेफरेंस जो स्टाइल होगा वो होना चाहिए एक्सेल R1 and C1, तभी ये आपका उस पर काम करेगा। ऑलराइट, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट रेफरेंस स्टाइल भी लिख सकते हो। मैं रेफरेंस स्टाइल ले लेता हूँ यहाँ पर, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, एंड दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो जाएगा सोर्स, और इस सोर्स को आप सीधा का सीधा यहाँ पर जाकर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीवट कैसे तो सेट करना पड़ेगा, एंड देन इट इज फाइन, ठीक है? आपका डेटा एक्सेल का जो भी डेटाबेस होगा उसका जो सोर्स है वो आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस सोर्स को आपको यहाँ पर अपडेट करना है, तो इसको अपडेट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली, राइट? तो यहाँ पर लिखते हैं हम ओबीजे पी आई पीवोट डॉट, यहाँ पर लिखते हैं हम रेंज, hopefully you are able to see those details। dot change pivot कैशे, ठीक है? एंड देन pivot कैशे कौन सा है हमारा, पीसी,
ओके, पिवट कैसे मिसिंग, जैसे पीसी है या फिर आप लिख सकते हो ओबी से पीसी and depend on your requirement because it's just a object. perfect, और यहाँ पर फिर आपको लिखना है obj pvt dot refresh table, राइट। तो यहाँ से आपका इस तरह से ये डेटा आपका रेडी हो गया, यानी कि जितनी भी पिवट टेबल हैं सभी आपकी यहाँ से रिफ्रेश हो जाएंगी। अभी हम एक बार रन करके देखते हैं क्या ये हमारे सही से काम कर रहा है या कोई एरर दे रहा है। नो, पहली सीट आपकी अलग है, दूसरी सीट में जाइए, ये इतने, ऑलराइट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो हम चेक करते हैं इसमें आर्ग्यूमेंट ऐसा क्या है जो हमने गलत दिया हुआ है। लेट्स सी, इसका जो आर्ग्यूमेंट हमें चेक करना पड़ेगा। सो गाइस, हमने ये अपडेट कर लिया है कोड यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा है wp.privacy से to create data source, यहाँ पर आपका एक्सेल डेटाबेस रहेगा। सोर्स टाइप में आपका रहेगा जो भी कीवर्ड सोर्स आपने डाला हुआ है, देन द वर्जन इक्वल टू 6, ये हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा प्राइवेट सोर्स। सोर्स में हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले पाथ क्या है फाइल का, फिर वर्कबुक का नाम, देन वर्कबुक का सोर्स नेम यानी वर्कशीट का नाम, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी रेंज है उसका एड्रेस देना पड़ेगा R1C1 में। एंड जब ये इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल हो जाएगी तो यहाँ पर आप सिंपली जाके इसको चेंज कर सकते हो। लेट मी रन इट अगेन एंड देन वी सी। ठीक है, हमारा कोड परफेक्टली काम कर गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका डेटा जो ये वैल्यू है इसकी सोर्स जो बन के आएगा वो इस तरह से बन के आएगा, यानी कि पहले जो पाथ है, फिर उसका फाइल का नाम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, देन शीट का नाम एंड देन योर रेंज विद इन R1C1। तो ये जब आपका रेडी हो जाएगा तो आप ये चेक कर सकते हैं हमारी डेटा को, एक्सेल फाइल को, क्या वो डेटा रेंज सिलेक्ट हो गई है एज इट इज नॉट। बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लोज दिस। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे सोर्स को, सोर्स डेटा में यहाँ चेक करिए, डेटा पूरा आपका रिफ्रेश हो चुका है। तो करते 548 और इसका भी चेक कर लेते हैं, तो इसका डेटा 548 ही हो गया है। यस, दिस इज 548। सिमिलरली यहाँ पर भी आप चेक करिए, यहाँ पर भी क्या आपका डेटा रेंज चेक हुआ है, और यहाँ भी आपका 548। इसका मतलब हमारी सारी टेबल्स रिफ्रेश हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आप अपनी सारी टेबल्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करें, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू।